प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे कर लिए हैं। इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह। डॉक्टर सिंह, सबसे पहले आज तक से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर सिंह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जो 100 दिन पूरे किए हैं तीसरे कार्यकाल में, हालांकि 100 दिन काफ़ी कम समय होता है, लेकिन अगर इन 100 दिनों की हम आपसे पूछे कि सबसे बड़ी उपलब्धियां क्या है तो क्या कहेंगे आप? नहीं, सबसे पहले तो आज इत्तेफाक से प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन भी है, उसकी शुभकामनाएं। हम भाग्यशाली हैं कि देश विश्व के सबसे कदावर लीडर का हमें नेतृत्व हासिल हुआ है और मैं और मेरे जैसे कुछ और कार्यकर्ता जिनको ये मौका रहा उनके उनके मार्गदर्शन में काम करने का, उनके साथ रहने का, उनसे सीखने का, उनके करीब रहने का, हमारे लिए तो वो रोल मॉडल भी हैं। और जैसा आपने कहा कि 100 दिन बहुत कम अरसा होता है, लेकिन मोदी जी एक ऐसा व्यक्तित्व है जो कभी छुट्टी नहीं लेते, कभी अवकाश नहीं लेते, तो इसलिए वो एक एक दिन उनके लिए बहुत बहुमूल्य है। और जैसा आपने देखा कि इन 100 दिनों में भी पिछले 10 वर्षों में जिस प्रकार का एक निष्ठावान उन्होंने एक प्रारंभ किया था, एक इनिशिएटिव, उसी को आगे बढ़ाने का काम होगा। मोदी जी के व्यक्तित्व की, उनकी कार्यशैली की, उनकी कार्य संस्कृति, मुझे लगता है सबसे बड़ी विशेषता ये है कि उनमें संवेदनशीलता भी है, उनमें निष्ठा भी है, उनमें प्रतिबद्धता भी है, किसी भी लक्ष्य को संकल्प से सिद्धि तक पहुंचाने की इच्छा शक्ति भी है, करेज ऑफ कन्विक्शन, कैपेसिटी टू ब्रेक टैबूज ऑफ द पास्ट। अगर वक्त गुजरने के साथ कुछ परंपराएं अपना औचित्य खो बैठी हों तो उनको त्याग करके नए नवीनतम विकल्पों को अपनाने की क्षमता। जैसे आपने देखा किस प्रकार उन्होंने स्पेस सेक्टर को मुक्त कर दिया प्राइवेट पार्टिसिपेशन के लिए, जिस प्रकार से आपने देखा अनेकों गवर्नेंस रिफॉर्म्स आए, इंटरव्यू समाप्त हो गए, टेस्टेशन का की जो कुरीति चली आ रही थी अंग्रेज़ों के समय से ख़त्म हो गई, लगभग 200 पुराने नियम समाप्त कर दिए। और इस 100 दिन में भी उसकी झलक भी है और आने वाले 5 वर्षों का भी एक ट्रेलर है। और इंफ्रास्ट्रक्चर पर बल, डिफेंस प्रोडक्शन पर बल, R&D पर बल, स्पेस सेक्टर पर फोकस, लगभग 15 लाख करोड़ से अधिक राशि इस 100 दिन में इन्वेस्टमेंट्स या घोषणाओं के माध्यम से इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए निर्धारित की गई, जिसमें से 3 लाख करोड़ लगभग रेल, मेट्रो, सड़कों, एयरपोर्ट्स इत्यादि, क्योंकि यातायात किसी भी राष्ट्र की प्रगति के लिए अनिवार्य है। यदि आप उन विभागों की बात करें जिनसे मेरा सीधा सीधा ताल्लुक है, तो स्पेस सेक्टर को लेकर 1000 करोड़ रुपए का वेंचर फंड स्पेस स्टार्टअप्स के लिए। हमारे पास केवल 1 डिजिट स्टार्टअप हुआ करते थे, मोदी जी ने जब नई पॉलिसी लाई तो आज हमारे पास वो संख्या बढ़ करके लगभग 300 हो गई। इसी प्रकार नेशनल रिसर्च फाउंडेशन अनुसंधान दूसरे कार्यकाल के अंतिम दिनों में उसको स्वीकृति दी गई थी। इस 100 दिनों में उसके लिए 50,000 करोड़ रुपया राशि निश्चित किया गया, निर्धारित किया है, उससे बिल्कुल गेम चेंजर होगा। बायो E3 पॉलिसी भी इन्हीं 100 दिनों में पास की गई, दैट इज बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, फॉर एनवायरनमेंट, फॉर एम्प्लॉयमेंट। और क्योंकि हमारा ये मानना है कि जो अगली इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होगी वो बायो इकोनॉमी ड्रिवन होगी, जिस प्रकार से कि 1990 दशक की इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन IT ड्रिवन थी। सो वी आर नाउ अहेड ऑफ अदर्स, वी हैव टेकन अ लीड। इसी प्रकार आप अगर देखेंगे विज्ञान धारा नाम की एक नई पॉलिसी लाई गई, वो भी इन 100 दिनों में लगभग 10,500 करोड़ रुपए की लागत से। इसी प्रकार मिशन मौसम भी इन्हीं 100 दिनों में शुरू किया गया, सो दैट अपग्रेडेशन हो वेदर फोरकास्ट, जो वर्ल्ड स्टैंडर्ड से हम किसी तरह से कम न रह पाए। तो अनेकों ऐसी, और अगर नागरिक हित की बातें करें तो हमारे पास 4 करोड़ लगभग मकान हुआ करते थे। इन 100 दिनों में निर्णय हुआ कि आने वाले समय में 3 करोड़ और पक्के मकान निर्माणित कर दिए जाएंगे। तो मुझे लगता है कि इस उनके कामकाज के तरीके में निरंतरता भी है। और ये जैसे मैंने कहा झलक है आने वाले 5 साल जो बचे हैं इस कार्यकाल के, और उसके आगे जैसे मोदी जी के नेतृत्व में भारत एक विकसित भारत की यात्रा सन 2047 के लक्ष्य प्राप्ति के लिए जारी रहेगी, उसका भी एक रोड मैप हमारे सामने है। डॉक्टर साहब, नरेंद्र मोदी तो देश के तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री बने हैं, लेकिन आप भी लगातार तीसरी बार मंत्री बने हैं, तीसरी बार सांसद बने हैं, और इतने सारे विभाग, पहली टर्म में भी आपके पास इतने सारे विभाग थे, दूसरी टर्म में भी, तीसरी टर्म में भी, तो इतना विश्वास आप पर जता रहे हैं प्रधानमंत्री? नहीं, मैं तो बहुत एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं, लेकिन एक बात मैं ये कहूं कि जैसे आपने कहा कि मोदी जी का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना इसलिए ऐतिहासिक है स्वतंत्र भारत के तारीख में कि तुलना की जाती है कि 60 बरस के बाद ऐसा हुआ।
लेकिन आई वुड से द कंपैरिजन इज अनइक्वल, क्योंकि 60 बरस पहले जब नेहरू जी बने थे तो तब परिस्थितियां कुछ और थी, चुनाव के तकाजे कुछ और थे। इस तरह से खुले चुनाव में, जिस तरह से उस समय तो एक ही पार्टी हुआ करती थी, लेकिन आज के दौर में तीसरी बार बहुमत के साथ प्रधानमंत्री बनना, ये एक अपने में कीर्तिमान है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने जैसे कहा कि 100 दिनों की उपलब्धियों की आपने बात की, लेकिन आने वाले वर्षों के लिए रोड मैप क्या है? क्योंकि देश में कई सारी चुनौतियां भी हैं। अगर हम देखें तो बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, तो ये जो चुनौती है इसे निपटने के लिए सरकार के पास क्या नीति है? हाँ, इत्तेफाक से आपने जो बात पूछी उससे ये बात जुड़ती है कि इन 100 दिनों में एक एक निर्णय ये भी लिया गया कि लगभग 28,000 करोड़ से अधिक रुपए की लागत से 12 इंडस्ट्रियल नोड्स स्थापित किए जाएंगे, जिससे लगभग 40 लाख एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट होगी, बोथ डायरेक्ट एज वेल एज इनडायरेक्ट। तो कहने का तात्पर्य जो स्टार्टअप है उससे भी एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि कोई भी सरकार विश्व की कहीं भी क्यों ना हो, प्रत्येक नौजवान को तनख्वाह याफ्ता सैलरीड जॉब नहीं दे सकती, लेकिन हाँ एक जिम्मेवार सरकार, और मोदी जी ने कर दिखाया है रोजगार के अवसर। रोजगार के अवसर। और इन 100 दिनों में एक बड़ा स्पेसिफिक निर्णय जो हुआ कि 12 इंडस्ट्रियल नोड्स विल बी एस्टैब्लिश जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट फॉर एज मेनी एज 40 लाख पीपल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। उसके अतिरिक्त जो हमारे स्टार्टअप्स हैं, जैसे मैं भी जिक्र किया स्टार्टअप वेंचर फंड फॉर स्पेस, बायो E3 की पॉलिसी, हमारा जो अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन गोइंग टू बी ह्यूज एम्प्लॉयमेंट जनरेटर। डॉक्टर साहब, अगर हम विपक्ष की बात करें, विपक्ष कह रहा है कि ये जो तीसरी टर्म है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, इस बार बीजेपी को अपने बलबूते बहुमत नहीं मिला। ये जो सरकार है बैसाखियों के सहारे है, एक तरफ नीतीश कुमार, दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू साहब। तो ये सरकार जो है इसमें अब वो आत्मविश्वास नहीं झलकता है जो पहले की सरकारों में था। नहीं, वो तो ऐसा कह रहे हैं कि वो विपक्ष में है तो उनसे तो यही अपेक्षा होगी, वो तो कुछ और नहीं कहेंगे। नेचुरली दे हैव टू क्रिएट अ नैरेटिव विच सूट्स देम। लेकिन हकीकत ये भी है कि बहुमत से ही प्रधानमंत्री बने हैं मोदी जी, और वो विपक्ष में हैं, और ये तो उनको स्वीकारना ही पड़ेगा, और ना स्वीकारें तो दुनिया जानती है। लेकिन विपक्ष ये भी कह रहा है कि उनकी इस बार वो सरकार पर दबाव डाल रहे हैं और सरकार यू टर्न कर रही है। जैसे लेटरल एंट्री स्कीम आई थी जो प्रशासनिक अधिकारियों के लिए, सरकार ने उस पर यू टर्न लिया। और सरकार, और ये भी कहा जा रहा है कि जो वक्फ बिल आप ला रहे थे उसको आपने जो है स्टैंडिंग कमेटी को भेज दिया, सिलेक्ट कमेटी को भेज दिया, तो उस पर भी सरकार की तरफ से वो कन्विक्शन नहीं दिखा। और इस समय विपक्षी सरकार को दबाव डाल के वो फैसले करवा। नहीं, निश्चय नहीं, बिल्कुल मोदी जी के स्वभाव में दबाव में आना है ही नहीं, और जो उनको नहीं जानते वो इस तरह की बातें करते हैं। उनकी प्रतिबद्धता, उनकी निष्ठा और निस्वार्थ भाव से जो समर्पण का उनका भाव है, उसकी कोई तुलना नहीं। और ऐसा कोई कह दे कि मोदी जी ने कोई कार्य दबाव में किया है, तो शायद वो जानते ही नहीं कि मोदी क्या है। हैविंग सेड दैट, दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि ये मैंने जैसे कहा कि इज अ स्ट्रेंज कॉम्बिनेशन, स्ट्रेंज पैकेज। उनमें संवेदनशीलता भी है, करेज ऑफ कन्विक्शन भी है, निष्ठा भी है, प्रतिबद्धता भी है, और निस्वार्थ। सो निष्ठा के साथ संवेदनशीलता, यानी कमिटमेंट विद सेंसिटिविटी। और लेटरल एंट्री जो आप जिक्र आया, तो उसी के संदर्भ में मैंने कहा, यदि उन्होंने निर्णय वापस नहीं लिया, अगर उन्होंने कहा कि हम इस पर विचार करेंगे, तो इसलिए कि जो स्टेक होल्डर्स के इनपुट्स आए हैं उसको भी संवेदनशीलता से समझने का। और इन्हें दबाव में लिया गया फैसला नहीं। मोदी जी कभी दबाव में ना फैसला लेते हैं ना काम करते हैं, और जो ये समझते हैं वो जानते ही नहीं कि मोदी क्या है। डॉक्टर साहब, जो विदेश नीति है सरकार की, उस पर सरकार ने हमेशा एक अपनी जो है स्ट्रेंथ दिखाई है। लेकिन अगर हम अपने पड़ोसी देशों की बात करें, जैसे अभी हाल ही में जो कुछ बांग्लादेश में हुआ, नेपाल के साथ भी संबंधों में उतनी मतलब घनिष्ठता इस समय नहीं दिख रही है। तो ये जो हमारा नेबरहुड है, क्या ये चैलेंज है? नहीं, कदापि नहीं, कतई नहीं, बल्कि जो बांग्लादेश में हुआ या यहाँ पर जैसे आपने उदाहरण दिया, वो उनकी आंतरिक विडंबनाओं का नतीजा है। लेकिन साथ ही साथ ये भी हकीकत है कि आज जब प्रधानमंत्री वॉशिंगटन DC जाते हैं, तो प्रेसिडेंट बाइडन के साथ जब बातचीत होती है, तो वहाँ से सुझाव आता है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे हमने अपने लोग भेजने, आप भी अपने एस्ट्रोनॉट्स भेजिए। यानी मोदी जी ने हिंदुस्तान का रुतबा इतना बुलंद कर दिया कि पीपल आर नाउ लुकिंग अप टू मोदी फॉर एडवाइस। और एक ही मेरे ख्याल से हेड ऑफ स्टेट है दुनिया में जो एक ही वक्त में यूक्रेन के साथ भी बात कर सकते हैं और रशिया के साथ भी बात कर सकते हैं। और जब वहाँ से अपने विद्यार्थी लाने हो, तो वहाँ से
थोड़ी देर के लिए गोलीबारी भी बंद हो जाती है। यानी उनका इतना प्रभाव है, और दर्जनों देशों ने तो उन्होंने अपने हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से इन्हें नवाजा है। तो मुझे लगता है इन एविडेंस बेस्ड एज टुडे, इसमें कोई शक ही नहीं। मुझे लगता है कि विश्व में अभी तक इस प्रकार का कोई नेता नहीं हुआ जिसको कि ऑफिशियल एज वेल अनऑफिशियल रिकग्निशन प्राप्त हुई हो, एंड फ्रॉम नेशंस सब्सक्राइबिंग टू डाइवर्स आइडियोलॉजीज। एक तरफ रशिया कम्युनिस्ट है, एक तरफ यूक्रेन है। तो मुझे नहीं लगता कि इस बात में कोई तथ्य है। डॉक्टर साहब, चूंकि आप अंतरिक्ष विज्ञान विभाग में भी मंत्री हैं, तो जो गगनयान मिशन है, जो कि काफ़ी बड़ा मिशन होने जा रहा है, उस पर क्या अपडेट है? क्योंकि पूरा देश बड़ी ही बेसब्री के साथ इंतजार कर रहा है कि ये बहुत ही बड़ा जो कदम होने जा रहा है, देश को गौरवान्वित करने जा रहा है ये कदम। इन 100 दिनों में गगनयान को लेकर के भी अनेकों निर्णय हुए हैं। हुआ ये था कि गगनयान में विलंब हो गया, कोविड के कारण हम 2 साल पीछे चले गए। हमारे उस समय जो पोटेंशियल एस्ट्रोनॉट्स थे उनका प्रशिक्षण चल रहा था, ट्रेनिंग चल रही थी ग्रेगरी इंस्टीट्यूट मॉस्को में, उन्हें वापस लौटना पड़ा। लेकिन अब विलंब का समय ख़त्म हुआ है। अब हमारे 3 एस्ट्रोनॉट्स की शिनाख्त भी हो गई जो उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, और अब हमारे ट्रायल मिशन जारी हैं। हमारा जो अल्टीमेट गगनयान रहेगा वो 2025 में रहेगा, और उससे पहले जो फाइनल हमारा ट्रायल होगा वो एक, जैसे आप कहते हैं फुल ड्रेस रिहर्सल, वो एक रोबो की शक्ल में होगा। उसमें एक महिला रोबो जाएंगी जिनका नाम रहेगा वायोमित्र, और वो सारे वो टास्क परफॉर्म करेंगी जो फाइनली ह्यूमन गगनयान करेगा। क्योंकि इसमें अलग अलग मॉड्यूल्स है, और जिस प्रकार इसको भेजने बड़ा महत्वपूर्ण है और सारा देश इसका इंतजार कर रहा है, जैसे आपने ठीक कहा, उसी प्रकार उनको सेफली सुरक्षित ढंग से वापस लाना, पानी में उतारना, ताकि किसी प्रकार का नुकसान किसी को ना पहुंचे, वो भी सुनिश्चित करना अनिवार्य है। तो इसलिए इसके अलग अलग मॉड्यूल्स के भी ट्रायल मिशन चल रहे हैं। फाइनल विल बी वायोमित्रा, और उसके बाद हमारे अगले 2025 में मे बी बाय द एंड ऑफ फर्स्ट हाफ और बिगिनिंग ऑफ सेकेंड हाफ सही माने में पहला ह्यूमन मिशन हिंदुस्तान का जाएगा। हमारे एस्ट्रोनॉट तो गए थे पहले भी, राकेश शर्मा 80 के दशक में, लेकिन वो सोवियत मिशन था। सो एन इंडिजिनस मिशन विद द इंडियन एस्ट्रोनॉट। डॉक्टर साहब, आपके पास विभाग इतने हैं कि सवाल भी बहुत हैं। एक महत्वपूर्ण सवाल पूछना चाहूँगा कि जो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, क्योंकि आप वो विभाग भी देखते हैं, देश में काफ़ी समय से ये मांग उठ रही है कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स होनी चाहिए, कि प्रशासनिक सेवा में कुछ सुधारों की आवश्यकता है। उस पर सरकार क्या कदम उठाने जा रही है? निरंतर ये जो क्रम शुरू किया है मोदी जी ने 2014 से, वो एडमिनिस्ट्रेटिव और गवर्नेंस रिफॉर्म्स है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा ऐसी एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नेंस रिफॉर्म्स हुई हैं विच हैव अ लॉन्ग टर्म सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट। उदाहरण के तौर पर सरकार ने शपथ ग्रहण की थी पहली बार 26 मई 2014 में। 3 महीने के भीतर सितंबर के मास में अटेस्टेशन की प्रथा को समाप्त कर दिया गया, विच शुड हैव बीन डन मच अर्लियर। इट वाज अ ड्यूबियस लेगेसी ऑफ द ब्रिटिश राज। उसके बाद 1 जनवरी 2016 को इंटरव्यू की प्रथा समाप्त की, ताकि कोई भाई बताए जाए बात की कोई शिकायत ना आए, कोई इनअप्रोप्रिएट मीन्स इस्तेमाल करने की ना आए। उसके बाद अनेकों एक के बाद एक मिशन कर्मयोगी एक बड़ा हमारा महत्वपूर्ण रहा स्टेप के, जिसके तहत जब भी कोई नौकरी के लिए कोई पद ग्रहण करता है तो उसके लिए अपने आप को कैसे प्रशिक्षित करना, यूजिंग मॉडर्न सॉफ्टवेयर टूल्स। पेंशन विभाग को लेकर के इतनी सारी रिफॉर्म्स की गई हैं। बच्चियों को लेकर के, डाइवोर्स डॉटर्स को फैमिली पेंशन तब तक नहीं हासिल होता था जब तक वो अदालत से फैसला ना लाए, उसको भी समाप्त किया गया। जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट के संदर्भ में आप देखें तो मिसिंग एम्प्लॉयज़ को पेंशन नहीं दिया जाता था उनकी फैमिली को जब तक 7 साल ना गुजर जाए, कि इस इंतज़ार में कि हो सकता है वो वापस आ जाए, या यहाँ अगर उनका डेड बॉडी कहीं से बदकिस्मती से मिल जाए तो शुरू होता है। उसको भी समाप्त कर दिया गया, बिकॉज इट वाज नॉट कंसिडर्ड वेरी सेंसिटिव एंड ह्यूमन। तो कहने का तात्पर्य है कि एक के बाद एक मोदी जी ने गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन में पारदर्शिता, इतना ग्रीवेंस, आज हमारा जो ग्रीवेंस रिड्रेसल रेट है, बिकॉज इट्स टोटली ऑनलाइन, लगभग 95 से 100%। और अब सारे प्रदेशों को इंक्लूडिंग जम्मू कश्मीर को सेंट्रलाइज सीपी ग्राम के साथ जोड़ दिया गया, क्योंकि गवर्नेंस को एफिशिएंट बनाने के लिए गुड गवर्नेंस का एक मूल आधार है ग्रीवेंस रिड्रेसल, ट्रांसपेरेंसी एंड सिटीजन सेंट्रिसिटी। स्वामित्व योजना है, यहाँ जम्मू में ही उसका प्रदर्शन हुआ था, ये पास की पंचायत में जब मोदी जी आए थे। आज कोई भी किसान, कोई भी ज़मीन का मालिक
स्वयं एक्सेस करके विद द हेल्प ऑफ ड्रोन्स एंड स्पेस टेक्नोलॉजी अपने कागजात उपलब्ध करवा सकता है रेवेन्यू ऑफिसर के पास जाए बगैर। तो नागरिक स्वयं ही इज एक्चुअली सेल्फ एडमिनिस्ट्रिंग। तो उस दिशा में और आगे भी उसी तरह हमारा ये क्रम जारी रहेगा। वन नेशन वन इलेक्शन, क्या आने वाले समय में ये एक वास्तविकता बन जाएगी? नंबर 2, विपक्ष दबाव डाल रहा है सरकार पे जातीय जनगणना की, क्या उस पर क्या करेगी सरकार? मैं उसमें नहीं जाऊंगा क्योंकि वो तो अभी विचाराधीन सारे विषय हैं, लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन में जो मेरिट्स हैं उसके बारे में प्रधानमंत्री जी ने स्वयं व्याख्या की है और उसको लेकर के एक कमीशन भी बनाया गया था पूर्व राष्ट्रपति जी की अध्यक्षता में, जिसकी अभी रिपोर्ट आई है और उस पर विचार हो रहा है। डॉक्टर सिंह, एक आखिरी प्रश्न, चूंकि जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, अगर हम कश्मीर घाटी की बात करें तो वहाँ पर जो मुद्दे हैं, मुद्दा इस समय राजनीतिक पार्टियों में ये है कि कौन बीजेपी के ज़्यादा समीप है, इसी पर छीटाकानी हो रही है। और इसी बीच इंजीनियर रशीद और जमाते इस्लामी के जो लोग जो स्वतंत्र तौर पर चुनाव लड़े हैं उनके बीच में गठबंधन हुआ है। पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ये लगातार आरोप लगा रही है कि ये बीजेपी द्वारा प्रायोजित लोग हैं और ये घाटी में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के वोट कटवाने के लिए ऐसा किया गया है, क्या कहेंगे आप? नहीं, पहले तो मुझे इस तरह की बातें सुन के बड़ा आनंद महसूस होता, सैडेस्ट प्लेजर। वो इसलिए कि इस तरह की बातें पराजय का संकेत होती हैं। दे आर स्पोकन फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ वीकनेस नॉट स्ट्रेंथ। जो पार्टियां इस तरह से पहले बहानेबाजी शुरू कर देती हैं, ये प्रॉक्सी है, ये उनका है, ये वैसा है, इसका अर्थ ये है कि ये तो कबूल कर चुके हैं कि हम नहीं जीतने वाले और हम सरकार नहीं बनाने वाले, और इस तरह से वो पहले से ही अपने एक्सप्लेनेशंस तैयार कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता इसमें यथार्थ है इतने खुले माहौल में, बल्कि आई थिंक दिस इज समथिंग टू सेलिब्रेट। मोदी जी ने तो सही माने में मेन स्ट्रीमिंग ऑफ डेमोक्रेसी किया है जम्मू कश्मीर में। वो आप देखिए, वो नज़ारा घाटी में 8-10% वोट पड़ता था और 50 और 60 के दशक में तो एक आम दृश्य देखने को मिलता था कि रिटर्निंग ऑफिसर लास्ट डे को सारे नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट कर देता, केवल सत्ताधारी पार्टी का एनसी का एक कैंडिडेट रहता और उसको घोषित भी कर देता बिना चुनाव के। वो कहा जाता था एनसी एमएलए है कि जनता एमएलए है, क्योंकि जम्मू में फिर भी थोड़ा सा चुनाव होता था। तो उस 8-10% सीमित मतदान से निकलकर हम 60% और डीडीसी में 80% तक पहुंचे। और अगर इतने सारे उम्मीदवार आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि मोदी जी ने वो डेमोक्रेटिक एस्पिरेशन को पुनः जगाया है। बीजेपी का लक्ष्य क्या है इन चुनाव में? क्या सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में उभरना है, क्या ये लक्ष्य है? नहीं, हम बड़ी सरलता से बहुमत प्राप्त करने में सफल रहेंगे, कश्मीर से भी सीटें आएंगी, जम्मू कश्मीर मिला करके। मतलब डल झील के अलावा कश्मीर में भी कमल खिलेगा? निश्चय ही कमल पूरे जम्मू कश्मीर में खिलेगा और जम्मू कश्मीर आने वाले समय में भारत की ग्रोथ स्टोरी में एक प्रमुख भूमिका निभाने वाला है। बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इन्होंने हमारे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत की। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज कुमार के साथ मैं सुनील भट्ट, जम्मू आज तक।